हेलो स्टूडेंट्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10th वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे और उसी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए दो डेवलपमेंट्स हुए और इसी दो डेवलपमेंट पर बेस्ड ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया बाय इरविन श्रोडिंगर के द्वारा। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। तो नंबर 1, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि रेडिएशन का दो नेचर हो सकता है, यानी रेडिएशन में पहले वेव नेचर था, बाद में पार्टिकल नेचर आ गया, तो उन्होंने ये अपना एक थॉट रखा कि जब कोई पार्टिकल है तो उसमें वेव नेचर भी होगा, और इसीलिए वो अपना थॉट दिए, अपना विचार दिए, अपना हाइपोथेसिस दिए कि एवरी पार्टिकल इन मोशन हैज ए वेव कैरेक्टर। और इसी हाइपोथेसिस के लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया। ये इक्वेशन था lambda is equal to h by mv, where lambda is the wavelength of particle wave and h is the Planck's constant, m is the mass of particle and v is the velocity of particle। ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया, इसमें हम देख सकते हैं कि mv इज इक्वल टू होता है मोमेंटम, देयरफॉर वेव लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन था ये उन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट था। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास यदि मास कम होता है, जिसके कारण उसका वेवलेंथ लार्ज होता है, और लार्ज वेवलेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन यदि मास हाई होगा तो वेवलेंथ इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास कम और एक का मास ज़्यादा, और दोनों सेम स्पीड से यदि मूव कर रही है, तो जो स्मॉल मास का पार्टिकल होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और जो लार्ज मास का वेवलेंथ होगा, जो लार्ज मास वाले पार्टिकल का वेवलेंथ होगा, दैट वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मूविंग प्रोटॉन। This equation is also applicable for moving photon. Photon जो कि लाइट के पार्टिकल को कहते हैं, और जब हम इस लाइट के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो यहाँ भी जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन होगा, एंड दैट्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे देखते हैं लेम्डा को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल्स मोशन में है तो उसके साथ एक काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम अब वेवलेंथ को एक्सप्रेस करेंगे। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। We know that momentum p is equal to mv and therefore v is equal to p by m. Putting the value of v in equation 2, we get kinetic energy is equal to half m p square divided by m square. Therefore, p square is equal to 2 kinetic energy mass. Hence, p is equal to under root 2 kinetic energy mass. Putting the value of p in equation this, तो यहाँ पे
पुट करते हैं, देखिए क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√2 KEN, 2 काइनेटिक एनर्जी मास। अब आइए हम यहाँ पे जो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि दिस इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉल particles, but particles having small mass, having less mass, microscopic particle. It means this equation is applicable for microscopic particle. It is significant for microscopic particle. हम अप्लाई दोनों के लिए करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट किसके लिए होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, क्योंकि उसका मास लेस होता है, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में मास ज्यादा होता है। इसीलिए वेवलेंथ, जैसा पहले बता चुके हैं कि वेवलेंथ उसका वेवलेंथ इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो आइए यहाँ पे हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Velocity of electron v is equal to 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. Wavelength of electron, हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। h का वैल्यू जो कि हम पहले बता चुके हैं 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram into v is the velocity of electron, and therefore multiplied by 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. Therefore wavelength is equal to 3.23 into 10 to the power minus 10 meter. This value of wavelength can be measured. इसको हम मेजर कर सकते हैं because this value is large in comparison, and therefore it is significant for small moving particle. अब हम एक लार्ज पार्टिकल के लिए देखते हैं जिसका मास बड़ा है, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 ग्राम लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए मास 9 इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। इसके लिए ये वेवलेंथ आएगा। यदि हम हेवी ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेवलेंथ निकालते हैं ऑब्जेक्ट का, तो वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब ये 100 ग्राम को हम ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, यानी किलोग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 3 किलोग्राम इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू क्या हो गया, देखिए 3.313 into 10 to the power minus 34 मीटर। यहाँ पे क्या था वैल्यू, 10 to the power minus 10 मीटर, जबकि यहाँ पर है multiplied by 10 to the power minus 34 मीटर। Therefore this value of wavelength is too small, very small, and that cannot be measured. Therefore this equation is significant for microscopic particle and not significant for macroscopic moving particle. अब हम आते हैं, जानते हैं कि ये वेव जो है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, उस वेव को क्या कहते हैं, तो वेव एसोसिएटेड विथ मैटर, यानी पार्टिकल कहाँ पे है, मैटर के अंदर है, तो वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर। It was confirmed, यानी this equation, that is the every particle has wave nature, is confirmed by diffraction experiment, and this experiment is done by Davison and Germer. तो इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि ऑब्जेक्ट में पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन वेव नेचर को बताने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। दिस फैक्ट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू मेजर द साइज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसी इक्वेशन पर बेस्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करता है, लार्ज करता है। थैंक यू।